सरफेस। अब बात यह है कि अगर अमेरिका ने मुसलसल कंटिन्यूस 24/7 एनर्जी लेनी है तो वो एनर्जी उसको तभी मिल सकती है जब उसके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर हो, क्योंकि मून का ये मसला है कि मून में 14 दिन जो है वो रोशनी होती है और अगले 14 दिन जो है वो वहां पे अंधेरा होता है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। तो ओनली 14 डेज लेफ्ट होते हैं। अगर कोई भी मशीन मून पे जाती है ना तो वो 14 दिन जो है वो रोशनी लेती है सन से, और फिर उस सन से रोशनी को अपनी बैटरी में स्टोर करके अगले 14 दिन यूज करती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कई बार वो बैटरी खराब भी हो सकती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आने वाले टाइम पे जो है वो अमेरिका ने फोकस किया है कि वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर ये 24 घंटे चलेगा, 365 डेज चलेगा और ये एनर्जी इनको मिलती रहेगी, चाहे रोशनी सूरज की आए सूरज की ना आए, दैट डजंट मैटर। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये कि लियोनेल विल्सन एक प्रोफेसर है अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस एट लैंचरशायर यूनिवर्सिटी के, ये इनका नाम है प्रोफेसर लियोनेल विल्सन। लियोनेल विल्सन साहब ये कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट इट इज टेक्निकली पॉसिबल टू प्लेस द रिएक्टर moon by 2030 given the commitment of enough money and he highlights that there are already designs for small reactors। अच्छा, इन्होंने बात की कि ऑलरेडी ये थ्योरेटिकली चीज पॉसिबल है और बासानी जो है वो अमेरिका और उसके एलाइज जो है वो बासानी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो बना सकते हैं जिसके साथ एनर्जी जो है वो अमेरिकन और उसके एलाइज को मिल सके और वो अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं। बट एक और भी बहुत मसला है, तो सेफ्टी के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए, जहां पे बात आती है न्यूक्लियर की, वहां पे कहीं ना कहीं सेफ्टी के मसाइल होते हैं। आपको याद होगा 2011 में जापान में एक न्यूक्लियर जो रिएक्टर था वो फट गया था जिससे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकली थी और जापानीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और वो इलाका उन्होंने वहाँ से वो चले गए थे, उन्होंने उस इलाके से लोगों को निकाल दिया था। फिर गालिबन 1984 या 1986 में रशिया का, उस टाइम यूक्रेन रशिया में था, सोवियत यूनियन में था, वो इलाका था एक चर्निबॉल, जिसपे भी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई थी, उसके कुछ सीजन्स थे। तो चर्निबॉल पे भी जो है वो एक उसका न्यूक्लियर जो है वो रिएक्टर फट गया था जिसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे या कंटेन कर उन्होंने उस इलाके को उस इलाके से वो चले गए थे। बल्कि कहा जाता है आज भी वो इलाका जो है वो खाली है यूक्रेन का जहाँ पे चर्निबॉल पे वो न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था या वो तबाही हो गई थी उसकी ऑटोमेटिकली। तो ये भी एक खतरा है कि कल को कहीं ये ना हो, खुदा ना ख्वास्ता, कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो अमेरिका लगाएगा, कल को कोई इसके अंदर कोई ब्लफ आ जाए, कोई बेबग आ जाए और ये फट जाए। क्योंकि अगर ये फट जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे जो जितने भी लोग हैं उनको निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर तो बेसिस के पास ही होगा ना, कोई इतना दूर तो होगा नहीं, क्योंकि जारी बात है मून और अर्थ में तो बड़ा डिफरेंस है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर बेशक छोटा भी होगा तो ये बेसिस के मैक्सिमम ना करते हुए भी तो आधे मील के फासले पे होगा, इससे ज्यादा ये होगा नहीं। फिर इसको सिक्योरिटी भी देनी होगी इनको कि कल को कोई मामला खराब ना हो जाए, कोई एनिमी मुल्क का बंदा इसको खराब ना कर दे। तो ये भी एक सेफ्टी के क्वेश्चन है कि कल को कोई मामला खराब हो गया, ये फट गया या कोई किसी ने इसको इसके अंदर बग डाल दिया, वायरस डाल दिया, इसको तबाह कर दिया, तो ये जितने भी लोग वहां पे वो भी मारे जा सकते हैं। अगर वो ना भी मारेगा तो उनकी एनर्जी कट हो जाएगी और उनकी लाइफ लाइन कट हो जाएगी। तो ये भी एक सेफ्टी कंसर्न है एज ऑफ नाउ। इसलिए अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो अपनी स्पेस फोर्स को भी लगा दे साथ साथ, कि अगर मिसाल के तौर पे वो ये न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पे प्लेस करते हैं तो साथ साथ लोग उसकी सिक्योरिटी भी करें, जिस तरह वो वर्ल्ड में अर्थ पे चीज़ों की सिक्योरिटी करते हैं किसी हाईली सेफ चीज़ की। अगली बात यह है कि साइंटिस्ट आर आल्सो कंसर्न दैट दिस अनाउंसमेंट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव इन द न्यू इंटरनेशनल रेस टू द मून। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जो अमेरिका ने अनाउंसमेंट की है कि वो 2030 या 2035 के दरमियान जो है वो ये न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेगा, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मूव है चाइना को प्रेशर में डालने के लिए। बट आई डोंट थिंक सो पर्सनली। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ऑलरेडी मून रेस में अपने आप को आगे लेकर जाना चाह रहा है। जब भी उसको किसी चीज़ का थ्रेट लगता है, अगर हम माजी में देखते हैं तो वो अपने आप को 2 गुना ज़्यादा उस गेम में आगे ले जाता है। ये अमेरिकन का एक एटीट्यूड है, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि सुपर पावर्स हमेशा रिएक्ट इसी तरह ही करती हैं। अगर उन पर कोई चैलेंज आ जाए तो फिर उससे 10 गुना ज़्यादा वो रिएक्ट करती हैं। और अमेरिका के पास नो डाउट बहुत पैसा है, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उनका जो नासा का बजट है वो भी कई ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो वो ये काम कर सकते हैं। अब डॉक्टर बार्बर साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर बार्बर साहब, ये एक इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं और फिर मैं इंटरप्रेट करता हूं ये क्या कह रहे हैं। डॉक्टर बार्बर साहब कह रहे हैं कि इट सीम्स दैट वी आर गोइंग बैक इनटू द ओल्ड फर्स्ट स्पेस रेस डेज ऑफ कंपटीशन व्हिच फ्रॉम अ साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव इज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग एंड कंसर्निंग। कंपटीशन कैन क्रिएट innovation but there are narrowed focus on national interest and on establishing ownership, then you can lose sight of the bigger picture which is exploring the solar system and beyond. If you build nuclear reactor or any kind of base on the moon, you can then start claiming that you have safely zone around it because you have equipment there. अच्छा, डॉक्टर बार्बर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, वो ये कह रहे हैं, देखिए
वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, इस चीज़ से उनको ऐसा लगता है कि दोबारा से जिस तरह सोवियत यूनियन और चाइना के दरमियान एक स्पेस रेस थी, आपको याद होगा बैक इन द 1950s 1960s जब कोल्ड वॉर 1.0 चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान, तो कोल्ड वॉर 1.0 के दरमियान वो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान चांद पे भी रेस चल रही थी, स्पेस पे भी रेस चल रही थी कि कौन पहले चांद पे जाएगा, कौन पहले मार्स पे जाएगा, कौन सबसे पहला जो है वो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा। आपको याद होगा कि 1957 में सबसे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो स्पुतनिक था, वो सोवियत यूनियन ने किया था, फिर उसके बाद अमेरिका ने भी किया। लेकिन कहने का मतलब ये कि दोनों ने इस रेस में आगे बढ़ रहे थे, स्पेस रेस में, फिर मून रेस हुई, फिर मार्स हुई। तो द थिंग इज दैट कि बार-बार साहब कह रहे हैं कि हम दोबारा से उसी रेस में चल रहे हैं। अब देखिए बात ये है कि उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ग्लोबल पावर्स होती हैं ना, वो ये नहीं देखती कि हम माजी में इस रेस में चले या नहीं चले, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं और वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो अमेरिका भी ये नहीं सोच रहा कि वो माजी की किसी रेस में कैसे जीता, कैसे हारा, उसको प्रेजेंट रेस में जीतना है। और इस प्रेजेंट रेस में उसके सामने जो उसका मेन जो इस टाइम आप कह सकते हैं कि एनिमी है या एडवर्सरी है, वो है चाइना। इट इज ओनली चाइना। तो चाइना के अगेंस्ट वो अपने आप को कोशिश करे, किसी तरह रीअलाइन करे और मूव करे। दैट्स व्हाई आई एम स्टिल सेइंग कि जो मून है, यहाँ पे आने वाले वक्त में आपको नजर आएगा कि ये स्पेस रेस और ज्यादा इंटेंस होगी और ज्यादा तंग करेगी अमेरिका को, और अमेरिका भी जो है आने वाले वक्त में इसको बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने आप को और ज्यादा ताकतवर करने की कोशिश करेगा। आप लोगों के कोई सवाल है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं इस हवाले से। अच्छा, अगली बात ये कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि इन मई के महीने में इस साल चाइना एंड रशिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। मई के महीने में 2025 में चाइना और रशिया ने एक MOU साइन किया टू बिल्ड देयर ओन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून। ये बेसिकली एक रिएक्शन है उसका कि जो चाइना और रशिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ MOU साइन किया मई में 2025 में इसी साल कि हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, ज्वाइंट न्यूक्लियर रिएक्टर, जो रशिया और चाइना दोनों की लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा इन ऑन द मून। बट विद रशिया एंड चाइना एमिंग फॉर कंप्लीटिंग बाय 2036 द थ्री सुपर पावर्स आर नाउ लॉक्ड इन अ हेड टू हेड रेस टू द फर्स्ट टू अराइव। अब अमेरिका एक तरफ है, चाइना और रशिया दूसरी तरफ है, तो तीनों जो पावर्स हैं, अमेरिका सुपर पावर है, रशिया ग्रेट पावर है, चाइना एक राइजिंग सुपर पावर है, तो ये तीनों ग्रेट पावर, जब बड़ी पावर जो है ये मून पे अपने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए फोकस कर रही है। और इसमें अमेरिका फिलहाल हमें आगे लग रहा है, कुछ स्टेप्स आगे लग रहा है, ज्यादा स्टेप्स आगे नहीं है अमेरिका, क्योंकि चाइना भी पीछे पीछे अमेरिका के आ रहा है और साथ में उसके रशिया भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। अब एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऑफ द किंग कॉलेज है लंदन के, इनका नाम है डॉक्टर माइक हिलबोर्न। डॉक्टर माइक हिलबोर्न किंग कॉलेज लंदन के हैं। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इस न्यूक्लियर रिएक्टर के हवाले से जो कि अमेरिका लगाने वाला है चांद पे यानी मून पे। वो ये कहते हैं कि द मून इज अ प्लेस वेयर स्टेट्स विल हैव competing interest. There will be parts of the moon that are more valuable than others and therefore could be specific points of competition. The moon is valuable as a low gravity base where further space developments can be built. Lunar material, if mined, they would be valuable. They will be valuable for building elements that would aid further exploration. If these could be built on the moon instead of being transported from Earth, the cost would be much lower. अच्छा, जो ये डॉक्टर मार्क साहब कह रहे हैं, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका या जो भी मुल्क जाएगा मून पे, वो ये करे कि जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स लाइक हीलियम 3 इस तरह के जो रेयर मून मिनरल्स मिलते हैं जिससे इकोनॉमीज दुनिया की बेहतर हो सकती हैं, क्या हो अगर इन मिनरल्स को अमेरिका या कोई भी मुल्क जो उनको एक्सट्रैक्ट करेगा चांद की ज़मीन के अंदर से, वो इनको चांद पे ही यूज़ करे। अब कहने को तो ये बात एक अच्छी बात है, प्रैक्टिकल बात है, बट ऑब्वियसली दुनिया की आबादी 9 बिलियन है, दुनिया की नीड्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोग बहुत कम होंगे, कई 100 या मैक्सिमम 5 या 10 हज़ार के करीब लोग होंगे, तो उनकी जो नीड्स होंगी वो कम होंगी एज फार एज द नीड्स जो कि लोगों की नीड्स होंगी जो कि दुनिया में रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सारा मटीरियल दुनिया में ही आएगा, बट ऑब्वियसली उनकी टर्म भी बात ठीक है कि कुछ ना कुछ जो है वो मटीरियल जो है ये जितना भी वैल्यूएबल मटीरियल है चांद से निकलेगा वो उन लोगों के लिए भी रहना चाहिए, बट इन प्रैक्टिकल टर्म्स वो ज़्यादातर मटीरियल अर्थ पे आएगा क्योंकि अर्थ के लोगों की नीड ज़्यादा है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू क्या है, देखिए असल इशू जो है इस सब चीज़ का मामला एक है, वो ये है कि चाइना, रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका, ये दोनों पार्टीज कोशिश करेंगे कि जो सबसे पहले मून पे कंट्रोल कर लेगा, मून के वैल्यूएबल रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लेगा, उन जगहों पे कंट्रोल कर लेगा जहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी हो सकता है या मे बी वहाँ पे कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो, वो कंट्री है मून रेस में आगे जाएगा। अब इस मून रेस में ऑलरेडी हमने देखा है कि एक तरफ से कंपेटिटिवनेस, एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चाइना और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, और ये तीनों जो पावर्स हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को रिसोर्सेज को लेने में अपने आप को परमानेंटली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। अब बात यह है कि चाइना
भी कोशिश कर रहा है किसी तरह अपने कंट्रोल को बेहतर करे। अमेरिका ऑलरेडी 2027 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज देगा मून पे। मुझे ऐसा लगता है, अगर हम इस एंगल से देखते हैं, फिलहाल अमेरिका 3 साल आगे है चाइना से। अगर हम मून पे बात करते हैं कि वो मून पे सबसे पहले स्टैब्लिश कौन करेगा अपने जो है वो बेसिस, या अपने आप को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, तो फिलहाल अमेरिका 3 साल चाइना से आगे है। और तकरीबन 3-4 साल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए भी अमेरिका फिलहाल चाइना से आगे है। बट दैट डजंट मीन कि चाइना इस न्यूक्लियर रेस में बिल्कुल पीछे चला जाएगा। चाइना भी कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस मून रेस पर करे। और 2027 में अगर अमेरिका जाता है, 2030 में चाइना जाएगा, और अगर 2032 या 2033 तक अमेरिका अपना जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेता है, तो चाइना भी 2034, 35 या 36 तक अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेगा। तो बात ये कि ये जो गेम अमेरिका और चाइना की शुरू होगी मून पे, यानी ये गेम तेज होगी, ये आपको इंटेंसिटी नजर आएगी 2038 या 2040 में। ये 2040 तक आपको ये गेम चाइना और अमेरिका के दरमियान तेज नजर आएगी, क्योंकि उस टाइम तक चाइना भी अमेरिका के मुकाबले में इकोनॉमिक